हाँ जी बेटा, दिस इज ATP May June 17 variant 41. May June 17 variant 41 ATP. Question number 1. A strip of paper is attached to a small toy car. As the toy car moves, it pulls the strip of paper through a timer. The timer marks a dot on the paper after 0.02 seconds. ये टिकट टाइमर वाली बात है ना? Tick the box that describe the motion of the car. Okay. As the car moves, the first 4 dots are marked. The first dot of these. Figure 1.1 shows the section of the paper strip with the first 4 dots marked. The first of these dots to be marked on the paper is labeled E. Labeled A. ये फर्स्ट डॉट है. इसका मतलब क्या हुआ? ट्रॉली आपने यहाँ पे अटैच की हुई है और ट्रॉली इधर मूव कर रही है. ये मतलब है. और यहाँ पे टिकट टाइमर लगा हुआ है जो डॉट्स मार्क कर रहा है. ये आगे जाती जा रही है. सॉरी, टाइमर यहाँ नहीं लगा हुआ, टाइमर यहाँ लगा हुआ. इधर कहीं पे टाइमर लगा हुआ है. टिकट टाइमर पिन होती है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, डॉट लगाती जा रही है, ट्रॉली उधर जा रही है. तो ये जो डॉट लगा है, अगर सपोज 0 टाइम पे लगा है तो ये 0.02 सेकंड पे लगा है, ये 0.04 सेकंड पे लगा है, 0.06 सेकंड पे लगा है. तो पहले इंटरवल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, अगले इंटरवल्स के दरमियान डिस्टेंस कम है, फिर और कम होता जा रहा है. तो क्या हो रहा है? इट इज द स्पीड इज डिक्रीजिंग. ट्रॉली क्या कर रही है? ये डीसेलरेट कर रही है. जो ट्रॉली इज डीसेलरेटिंग, उसकी स्पीड कम होती जा रही है क्योंकि डॉट्स के दरमियान गैप कम होता जा रहा है. ये पहला डॉट है ना, ये पहले लगा था, फिर ये लगा था, फिर ये लगा था. पहले जो डॉट्स लगे थे उनमें गैप ज्यादा है, बाद में गैप कम होता जा रहा है. द ट्रॉली इज स्लोइंग डाउन, इट इज डीसेलरेटिंग. नेक्स्ट बेटा, ये एक्सप्लेनेशन है. द गैप बिटवीन कंसेक्यूटिव डॉट्स इज डिक्रीजिंग, इट मींस द ट्रॉली इज स्लोइंग डाउन. आगे कहते हैं बी पार्ट. The distance from dot A is D. The distance of each dot from A is D. Dot A was marked on the strip T is equal to 1 second. T is equal to 1 second लिखी है. Take measurements from 1.1 in the space and draw a table of result D against T. इससे आप measurements लें और यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखनी है. इसकी मेजरमेंट लेंगे. A से जो डॉट्स का डिस्टेंस है वो D है और यहाँ पे टेबल बनाना है आपने. मैं सी के ऊपर टेबल बना देता हूँ. हाँ जी, ए डॉट जो है ना वो कहते हैं कितने टाइम बाद लगा है? T इज इक्वल टू 1.00 सेकेंड्स पे लगा है. तो ये डॉट उसकी कितने टाइम बाद लगा होगा? 1.02 सेकेंड्स, 1.04 सेकेंड्स, 1.06 सेकेंड्स. और ये डिस्टेंस मेजर करते रहते हैं. चलिए यहाँ पे लिख लूंगा बाद में. आपका डिस्टेंस और मेरा डिस्टेंस सेम नहीं आएगा बिकॉज मैं तो बोर्ड पे कर रहा हूँ, इसको जूम इन किया हुआ है. तो मैं डिस्टेंस यहाँ से ले लूंगा. पहले डॉट के सेंटर पे रखूंगा 0. मैं इंचेस में ले रहा हूँ, आपके सेंटीमीटर में लेना है, जितना भी होगा. चलिए सेंटीमीटर में कर लेते. सेंटीमीटर्स. इसका सेंटर इसके सेंटर पर अप्रोक्सीमेटली 63.5. ये जो डी आ रहा है 63.5 सेंटीमीटर. फिर आगे चेक करूंगा, इधर से लेके इधर तक कितना आ रहा है नेक्स्ट डॉट का. यहाँ तक 100 और यहाँ पे कितना आगे आप ये मेजर करना है. इसके 5 सेंटीमीटर होगा. तो यहाँ तक कितना बन रहा है? 105 सेंटीमीटर, 105.0. फिर इस पे ये ऐड कर दूंगा. देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 105 है ना, तो आगे कितना है? आगे वाला ऐड कर देता हूँ 21. तो ये हो जाएगा 126.0 सेंटीमीटर. आपके डिस्टेंसेस डिफरेंट आएंगे, आपने अपने पेपर के हिसाब से करना है. एक्चुअल क्वेश्चन पेपर का असल साइज होता है, आपने जो फोटोकॉपी यूज करे उसका डिफरेंट हो सकता है. पर करना यही है कि यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ए मार्क. ये डिस्टेंस है. अब टेबल बना लेंगे. टेबल हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है. हाँ जी, पहले क्या है? डिस्टेंस और टाइम. टाइम एंड डिस्टेंस दो कॉलम बना. टाइम
in seconds, distance in centimeters. तो सबसे पहले रीडिंग टाइम इन सेकेंड 1.00 सेकेंड्स पे ए पर 0 डिस्टेंस है. 1.02 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस है 63.5 सेंटीमीटर पर इतनी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. 1.06 पे कितना डिस्टेंस है 1.000 ऐसे लिखिए 1.000 आप भी इतने 1.40 1.40 पे कितना था मेरा तो था 105. आपका जो भी होगा उसके हिसाब से लिखेंगे आप. और फिर 1060 पे कितना डिस्टेंस है 126.0. टेबल हेडिंग से डालनी है आपने अलॉन्ग विद यूनिट्स. अच्छा भी आगे कहता है नेक्स्ट use your data to calculate the average speed of the car between t1 to 1.06 सेकेंड. आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने 126 ट्रेवल किया है और कितना टाइम लिया एक्स्ट्रा 0.06. तो हमने क्या निकालना है एवरेज स्पीड. डिस्टेंस ट्रेवल कितना है टोटल 126 सेंटीमीटर कवर किया है मेरे हिसाब से. आपने अपने हिसाब से करना है. टाइम कितना लिया है 0.06 लिया है 0.06 सेकेंड्स. 1 पर नहीं लेना ये टाइम नहीं ले लेना बेटा. आपने स्टार्ट 1 से किया ना आपने इनका डिफरेंस लेना होता है. 1.06 माइनस 1 0.06 टाइम लेंगे तो इनको डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी. बेटा मेरा आंसर और आपका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है. अच्छा भी क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. A student investigates how the flow of water through a hole in a bottom of the straight-sided plastic bottle. A small circular hole is drilled in the bottom of the bottle. The scale is drawn on one side of the bottle as shown. The bottle is held in a clamp and placed above a sink. आप देख सकते हैं आपके बॉटल नजर आ रही है और ये सिंक है. यहाँ पे होल किया हुआ है जिसमें बंद डाला हुआ है. तो होल को ये निकालेंगे तो पानी का लेवल नीचे आएगा. The student fills the bottle with the water and removes the bung at the bottom. He starts his stopwatch when the water level passes 1 mark on the scale and stops. Passes one of the marks on the scale and stops when the water level reaches P, a point which is few centimeters above the base of the bottle. The water level falls the distance h. The time t for the water level to fall h is measured 3 times. When h is 14, तो ये डिस्टेंस गिवन है. कैलकुलेट द एवरेज टाइम. आप इनकी एवरेज निकालेंगे. इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 35.4 प्लस 35.6 plus 35.3 divided by 3. This is 35.4 plus 35.6 plus 35.3. It gives divided by 3. 35.4. तो एवरेज आ रही है 35.4. इनकी एवरेज आ रही है एवरेज आ रही है 35.4 सेकेंड्स. The experiment is repeated for a range of values of h. The results are shown in figure 2.2. h की वैल्यूज गिवन है, t की वैल्यूज गिवन है. On figure 2.2, add to the values t average. तो ये आ गई 35.4. तो मैंने ये वैल्यू आगे लेवल कर दी. अब वो कहेगा ग्राफ बनाए. हाँ जी, तो मैं वैल्यू साइड पे लिख लूँ, मुझे ग्राफ बनाना है.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6.5, 12.5, 18.4, 23.1, 27.1, 32.1 और ये कितना था 35.4 मेरे पास। हाँ जी बेटा, ग्राफ बनाना है यहाँ पे। सो यू कैन सी, पहले तो मैं काउंट करूंगा कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं। यू नो हाउ मेनी बॉक्सेस आर अवेलेबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बॉक्स आप इस तरह चेक कर लेना है कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं एक्स एक्सेस पे। तो ये 10 बॉक्सेस के इक्वल है 4.5। तो मैं ये 2 बॉक्सेस हो गए, 3, 4, 5 बॉक्सेस काउंट करो बेटे कितने बॉक्सेस अवेलेबल? 6, 7, 8 बॉक्सेस अवेलेबल है। 8, यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं। इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लूंगा कितने बॉक्सेस, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इतनी लेंथ है ना 10 के इक्वल, तो आगे भी इतनी 10 के इक्वल होगी। हम 10 बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस पता होना चाहिए कितने हैं। 10 छोटे डब्बे होंगे तो एक बड़ा डब्बा होगा। तो आप स्केल पे लाइन लगाने की 3 लेंथ 10 के इक्वल है। और यार कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 boxes along y-axis and 8 boxes along x-axis। ठीक है जी, अब ग्राफ किस में बनाना है, मैं इसको तो फ्रीज कर रहा हूं। हाँ जी, आपने क्या करना है, ऑन फिगर टाइम लेना है y-axis पे और हाइट लेनी है x-axis पे। टाइम y-axis पे और हाइट x-axis पे। ओके, टाइम y-axis पे, हाइट x-axis पे। ये टाइम की वैल्यूज थी और ये हाइट की वैल्यूज थी। टाइम y-axis पे कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं? 10 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो ठीक है, 2 से लेके 14 तक है ना, तो आप ले सकते हो, गैप 2 का ले सकते हो। 2 4 6 8 10 12 14 16, तो मोर देन 50% हो रहा है कवर। अच्छा, यहाँ पे 35 तक वैल्यू, 6.5 से 35 तक, 6.5 से 35 तक, और 8 बॉक्सेस हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, देखो हम ऐसे भी ले सकते हैं, 35.4 माइनस 6.5, कितने बॉक्सेस अवेलेबल है? 8। इनको माइनस करता हूं मैं, 35 में से 6 गया, कितना रहेगा? 29। 29 को 8 पे डिवाइड करते हैं हमको, 35.4 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय कितने? 8 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। मैक्सिमम माइनस मिनिमम 3.6, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। तो 3.6 तो ऑकवर्ड स्केल है ना, इससे अच्छी वैल्यू, इससे बड़ी अच्छी वैल्यू कौन सी है? हमने जो स्केल लेना होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स, स्केल इससे छोटा नहीं होना चाहिए, और इसको इंटू 2 करते हैं 7.2। इसको इंटू 2 इसलिए करते हैं कि आपने मोर देन 50% कवर करना है। तो इन दोनों के दरमियान अच्छी वैल्यू 5 है, तो मैं 5 का स्केल ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, तो पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है? 2 पे 6.5, ये 2 है और 6.5 कहाँ बनेगा? ये 5 है ना, एक डब्बा किसके इक्वल है? 0.5 के इक्वल है। 5.5 6 6.5 ये है पहला पॉइंट आपके लिए आ गया। शार्प पॉइंट एंड सर्कल, 2 पे 1.5,
4 पे 12.5, 4 पे 12.5, ये 10 है ना, 1 2 3 4 5 दोनों के दरम्यान में 10 और 15 के दरम्यान में 12.5, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। उसके बाद 6 पे 18.4, 6 ये 18.4 कहां पर है, ये 20.5, ये ऑलमोस्ट 18.5 18.4 एक ही बात है ऑलमोस्ट। 8 पे 23.1, 8 जी 8 है, 23.1 ये 20 है, 25 25 24.5 24 23 पॉइंट ये 23 है, 23.1 या 23 एक ही बात है ऑलमोस्ट, यहाँ पे डॉट। अच्छा उसके बाद क्या है जी, 10 पे 27.1, ये 10 है, 10 की लाइन ये 10 है, 27 कहाँ पर होगा, 27.1, 25 25.5 26 26.5 27 ऑलमोस्ट 27, 27.1 या 27 ऑलमोस्ट एक ही बात है। थोड़ा सा दो डब्बों की थोड़ा सा लाइट इधर कर दें, 12 पे 32 है ना, 12 की ये लाइन है, ये 12 है, 12 पे 32 30 1 2 3 4 डब्बे छोड़ के 32 ये पॉइंट आ गया। फिर 14 पे 35 35.4 35.4 इधर होगा, अब स्केल रख के देखा करेंगे यहाँ पर 14 वाली लाइन आ रही है, ये शार्प पॉइंट एंड सर्कल। अच्छा अब क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है, ड्रॉ स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट, स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। तो कर्व कैसे पहले देख लें, कैसे पॉइंट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पहले यू फिर यू करते हैं। अच्छा उसके बाद एक ही लाइन बनाएंगे, आप पहले हल्की हल्की डॉट बना लें तो सही बन जाएगी, तो फिर इसको जरा सॉलिड कर देंगे। उसके बाद कहता है start the value of origin, draw smooth curve. The diameter of the bottle is 10 centimeter. The average rate of flow is given by this. आपको फॉर्मूला गिवन है। अच्छा ग्राफ का एक और पार्ट भी पहले वो कर लें। The student increases the diameter of the hole. पहले ग्राफ का पार्ट कर लें क्योंकि ग्राफ मैंने खत्म करना है। Increases the diameter of the hole and they repeat the experiment. ठीक है। On figure 2.3 draw possible second curve. अगर वो डायमीटर इंक्रीज कर देगा, तो क्या होगा, पानी का लेवल तेजी से गिरेगा ना, कम टाइम में गिरेगा, पानी जल्दी जल्दी नीचे आएगा, टाइम एक्सिस से ग्राफ दूर हो जाएगा, टाइम की वैल्यूज छोटी आएंगी, मतलब 2 पे पानी का लेवल ज्यादा गिर चुका होगा, यहाँ पे होगा 4 पे और ज्यादा गिर चुका होगा, 6 पे और ज्यादा पानी का लेवल नीचे होगा। तो अब जो ग्राफ बनेगा ना वो आपको नीचे बनेगा। अगर आप ज्यादा खोल देंगे तो ग्राफ ऑलमोस्ट नीचे दिखा देंगे, ज्यादा हाइट नीचे गिरेगी उतने टाइम में। पहले इतने टाइम में इतना लेवल तक, अब ज्यादा लेवल तक नहीं, फिर 4 सेकंड में ज्यादा हाइट तक नीचे गिरेगा, हाइट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उतने टाइम में ज्यादा हाइट ड्रॉप करेगी क्योंकि होल बड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो मैंने ग्राफ वाला पार्ट कर लिया, अब आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, the diameter d of the bottle is 10 centimeter. The average flow rate is given by the equation. Use your answer to find the average flow rate for height 14 centimeter. तो यहाँ पे निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है, the diameter of the bottle is 10 centimeter, 10 का स्क्वायर, हाइट 14 लेनी है आपने, और 4 इंटू टी एवरेज कितनी आ रही थी 35.4 मेरे ख्याल से, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और आंसर को लिखेंगे 2 सिक फिग या 3 सिक फिग, द आंसर शुड बी 2 और 3 सिक फिग, इससे ज्यादा नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट, स्मूथ कर्व बना लिया, ग्राफ वाला पार्ट हो गया।
Suggest why the student did not measure the time taken for the bottle to empty completely. खाली उसने पता क्या किया है, आपका जो टाइम लिया है बेटा वो यहाँ तक आने का लिया है, यहाँ तक आने का, एम्प्टी होने का टाइम पे नहीं लिया। एम्प्टी होने का टाइम इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि बॉटल पूरी खाली नहीं होगी बेटा, कुछ पानी अटैच भी रहता है और यहाँ पर आके जितना पानी का लेवल नीचे होता जाएगा उतना प्रेशर कम होता जाएगा और पानी का फ्लो रेट बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत स्लोली नीचे आएगा, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि उसका स्केल ही उसने जो लगाया हुआ है वो यहाँ तक लगाया हुआ है, नीचे तक नहीं लगाया हुआ। और एक तो बॉटल पूरी खाली नहीं होगी, दूसरी बात ये कि जब पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा तो वाटर विल फ्लो आउट वेरी स्लोली, टाइम की वैल्यू बहुत लॉन्गर आएंगी, बॉटल पूरी खाली नहीं होगी, स्केल यहाँ तक नहीं किया बना। तो आप 2-3 बातें लिखेंगे ताकि मार्क मिल जाए। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये लाइट से रिलेटेड है। लाइन्स AB and CD are shown. Figure 3.1 represent the mirror. The lines ABCD are shown in figure 3.1. ये दोनों mirrors हैं. A student traces a ray of light that reflects both of the mirror. एक ray of light है जो दोनों mirror से reflect हो रही है. The student places 2 optical pins P1 and P2. ये 2 pins यहाँ पे लगाएंगे और 2 pins यहाँ पे लगाएंगे. That is incident on the mirror. मतलब यहाँ से ray यूँ आ रही होगी और यहाँ से ray यूँ reflect होगी जाएगी, अपने इन दोनों को join करना होगा। असल में पाथ ये होगा ना ray का। कुछ क्या रहा है? The student places 2 other pins on the ray after reflection from mirror CP. Okay. On figure 3.1, draw using the position P1, P2, P3. Draw lines to show the path of the rays to the mirror system. तो मैं इस डायग्राम को फ्रीज कर रहा हूँ और मैं अगला क्वेश्चन पास कर रहा हूँ। इन्हें पाथ ऑफ रे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? पिंस के सेंटर पे आपने पेन एंड पेन रख लेना। एक पिन के सेंटर पे यहाँ भी शार्प पेंसिल यूज करें, इसके सेंटर पे रखें और इसके भी सेंटर पे ये लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ तक। फिर इन दोनों को ज्वाइन करें, एक के सेंटर पे रख दें, ये एरो इस तरफ को है और ये एरो इस तरफ को है। बाद में इनको भी ज्वाइन करना होगा, पूछते क्या कह रहे हैं। हाँ जी, on figure 3.1 using the position P1 draw the line to show the path of the ray through the mirror system. Describe the step you would took to draw these lines. क्या steps किए हैं हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या किया? We place a scale such that the line should pass through the middle of the holes, middle of the dots. इनके dots के middle को join किया और scale से लाइन लगा दिया। To draw this line, we use the sharp pencil. State a precaution you took to ensure the lines are drawn as accurately as possible. Again, we use the sharp pencil और हमने क्या किया? इनके centers की line pass की है and make sure the line should pass through the center of the dots given. The ray meet AB at Q. Label this point Q. AB मिरर पे इसको Q कहते हैं। और क्या कहते हैं? The measure the angle of incidence, draw normal at Q. अब अभी Q पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ करने की 2 अप्रोचेज हैं। We can use a set square यूज कर ले और इस डॉट को यहाँ पे रखना और we can use प्रोटेक्टर D यूज कर सकते हैं। D को अगर आपने D यूज करनी है तो उसकी बेस पे यूं रखना है, बेस इसके साथ अलाइन करना और 90 पे डॉट लगा देंगे। आप 90 पे डॉट लगाएंगे, बेस को बिल्कुल लाइन करूंगा, इसको सेंटर को यहाँ से और 90 कहाँ पे लिखा हुआ है 70, 80, 90 में हमें डॉट तो ऑलमोस्ट यही बनेगी। फिर वो कहते हैं इस एंगल को मेजर करना है। आपने इस एंगल को मेजर करने के लिए क्या करेंगे बेटा? इसको बेस लाइन बना दें। हाँ जी, स्केल कहां से लेंगे बेटा? अब ये लाइन 0 से स्टार्ट, 0 वाला स्केल, 180 वाला स्केल नहीं, 0 से स्टार्ट करें। ये 0 है
ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, ऑलमोस्ट 50 से कम है, 41, 42, 40, 46 का एंगल है। आपने अपने हिसाब से करना है जो पेपर पे बन रहा है। मेरा एंगल आपका एंगल चेंज हो सकता है और ये डी भी सही नहीं है। अच्छा आगे कहते हैं मेजर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट क्यू। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना है, पहले रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब जहां पे मिल रही है ना ये दोनों, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस वाज इंसिडेंट रे, दिस वाज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम फर्स्ट मिरर, दिस वाज रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। अब मुझे ये एंगल मेजर करना है, ये ऑलमोस्ट उतना ही आना चाहिए जितना पहले था। डी को ऐसे रखेंगे और जीरो वाला स्केल, 180 वाला नहीं, जीरो वाला स्केल यूज करेंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट कितना बन रहा है, उसी के आसपास बन रहा है। यहाँ पे 45 के करीब बन रहा है, 46, 45, थोड़ा बहुत एक्यूरेसी होती है, डी में भी फर्क होता है, इसके एंगल में फर्क आता है। अच्छा आगे कहते हैं एक्सप्लेन हाउ द स्टूडेंट कुड इंप्रूव द पोजीशन P3 एंड P4 टू अचीव मोर एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ R। P3 और P4 जो लगाएंगे ना बेटा, ये बहुत करीब लगाएंगे। पिंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए था, ये क्लोज पिन है, ये सही नहीं है। तो एक तो ये पिंस दूर दूर लगाए, एक अप्रोच। पिंस को वर्टिकल रखने की कोशिश करें, दूसरी अप्रोच। और पिंस के बॉटम्स को अलाइन करें, बॉटम्स को अलाइन करें। तो यहाँ पे आंख रख के देखा होगा यार, आपको कैसे नजर आएगा। ये पिंस है, इन पिन से जो रे पहुंचेगी उसको पिन P2 और P4 का जहां पे इमेज नजर आएगा, P1 और P2 का, उसके सामने दो पिंस लगानी है ना, स्ट्रेट लाइन में नजर आए। तो उससे बॉटम्स को अलाइन करें, पिंस को वर्टिकल लगाए, पिंस को दूर लगाए, तो फिर ये बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। A student determines the resistance R of the resistor as shown. मीटर 1 का नाम लिखते हैं, मीटर 2 का नाम लिखते हैं। व्हाट इज मीटर 1? दिस इज एमीटर, दिस इज वोल्टमीटर। एमीटर सीरीज में होता है, वोल्टमीटर पैरेलल होता है। He uses to meter the box right हो गया। State the quantities that are measured by these meter. मीटर 1 क्या मेजर करेगा? करंट, करंट मेजर करेगा और ये वोल्टेज मेजर करेगा। लिख लेंगे आप। आगे कहते हैं मीटर 1 की रीडिंग आ रही है और मीटर 2 की रीडिंग आ रही है। हमने ये रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। मीटर 1 एमीटर है ना, कितना करंट आ रहा है, पहले तो लीस्ट काउंट चेक करें ना इसका। 0.2 कैलिब्रेटेड वैल्यू कितनी है 0.2, और 0 से 0.2 में कितने डिवीजन है 10, तो उसका लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.02। अब ये 2 है, ये 0.22, 0.24, ये रीडिंग कितनी आ रही है 0.24 एम्पियर्स, 0.24 एम्पियर मीटर 1। मीटर 2 पहले इसका लीस्ट काउंट चेक कर लें। कैलिब्रेटेड वैल्यू 2 है, कितने डिवीजन है यहाँ तक 10, 2/10, 0.2 आ गया। तो ये रीडिंग कितनी बन रही है 6, और ये 7 होगी, ये 7.2, ये रीडिंग बन रही है 7.2 वोल्ट। यूज योर रीडिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम इसको डिवाइड करते हैं, R इज इक्वल टू 7.2 over 0.24। तो मेरे ख्याल से 30 आ रहा है आंसर इसका। कैलकुलेटर का हाँ जी, ये हो जाएगा मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट को इधर ले जाए, हो जाएगा 720 और 24, ये 30 आ जाएगा। द रेजिस्टेंस इज 30 ohms। Describe one precaution that student can take to make sure that the value of R is accurate। क्या प्रिकॉशन करें कि पता चले कि रीडिंग एक्यूरेट है। हाँ जी, मीटर्स है बेटा, एनालॉग मीटर्स है। तो एक तो पहले मीटर को यूज करते देख ले कि इनमें जीरो एरर ना हो, ऑफ करके देख ले। फिर रीडिंग लेते वक्त आई साइड शुड बी परपेंडिकुलर, देयर शुड बी नो पैरेलैक्स एरर ना हो। और फिर आप मीटर चेंज करके भी देख सकते हैं। मीटर 1 को चेंज कर लें, कोई और मीटर लगाए, नया वोल्ट मीटर लगाएं, डिफरेंट मीटर्स पे रीडिंग कंफर्म कर लें कि रीडिंग उतनी आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा।